हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करने जा रहे हैं सरफेस एनर्जी के बारे में। पिछले वीडियो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी लिक्विड के अंदर, उनमें एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करता है। आप याद करें, इस तरह का फिगर हम लोगों ने ड्रॉ किया था। एक लिक्विड सरफेस था, उसमें हम लोगों ने अलग अलग पोजीशंस पर मॉलिक्यूल्स को लेकर ये फाइंड किया था, देखा था कि हर एक मॉलिक्यूल पर एक डाउनवर्ड फोर्स नीचे एक्ट करता है जो इसको खींच कर रखता है। इसके कारण ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है ये बिहेव करता है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स के जैसा, एक खींची हुई झिल्ली के जैसा ये जो लिक्विड का फ्री सरफेस है वो बिहेव करता है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सरफेस एनर्जी। और सरफेस एनर्जी अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस टेंशन के ही, तो उसका एक्सप्रेशन अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सरफेस एनर्जी, जैसा अभी आपको मैंने बताया कि किसी लिक्विड में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। तब उन मॉलिक्यूल्स को अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऊपर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है, और यही जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोग जो भी वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है एनर्जी के रूप में, और उसी जमा हुए एनर्जी से हम लोग दूसरा वर्क करते हैं। तो वर्क से एनर्जी और एनर्जी से वर्क, ये हमारा कन्वर्ट हो सकता है। वर्क और एनर्जी दोनों का SI यूनिट भी जूल होता है, आप जानते हैं, और CGS यूनिट अर्ग होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एनर्जी के। द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सपीरियंस करते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स से हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो मॉलिक्यूल्स को वो नीचे खींचना चाहेगा, हमें इनको ऊपर ले जाना है, तो अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमें वर्क करना पड़ता है। सो टू ब्रिंग द मॉलिक्यूल्स, ब्रिंग मीन्स लाना, मॉलिक्यूल्स को लाने के लिए कहाँ से? फ्रॉम इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदरूनी हिस्से, अंदर के भाग से मॉलिक्यूल्स को हमको ऊपर लाना है, ऑफ लिक्विड टू द फ्री सरफेस। वर्क डन इज वायर्ड, वर्क डन की आवश्यकता होती है मॉलिक्यूल्स को इंटीरियर से ऊपर तक लाने में अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और यही जो वर्क डन है, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। पीई के रूप में ये वर्क डन जो है स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं सरफेस एनर्जी। दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सरफेस ऑफ पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। पर यूनिट एरिया, कितना एरिया में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है उसका रेशियो जो होगा उसी को बोला जाएगा सरफेस एनर्जी, ठीक है। अब हम लोग अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी है बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये फॉर्मूला हो जाएगा, सरफेस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जिस पर डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच क्या रिलेशन है? मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि सरफेस टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस एनर्जी, यही हमारा रिजल्ट आएगा।
relationship between surface tension and surface energy। रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कंसीडर किया है एक रेक्टेंगुलर शेप का फ्रेम जो कि वायर से बना हुआ है और जिसका एक साइड स्लाइड कर सकता है, कहने का मतलब मूव कर सकता है। इस टाइप का रेक्टेंगुलर शेप का RS, ये हो गया रेक्टेंगुलर शेप का एक फ्रेम। इसका जो साइड मूव करेगा तो ये मूव करके यहाँ तक आ सकता है, तो इसको हम लोग R' और S' मान सकते हैं। इसका लेंथ L मान लेते हैं। अब ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है वायर का, इसको एक सोप के सॉल्यूशन में डिप्ड किया जाता है, यानी डुबोया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर सोप फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये इस तरह से सोप फिल्म हम ऐसे बना सकते हैं। अब ये जो सोप फिल्म प्रोड्यूस हो गई, अब ड्यू टू सरफेस टेंशन जितना भी इसका फेस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, सिकुड़ना चाहेगा, क्योंकि सरफेस टेंशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है लिक्विड के जिसके कारण वो अपने सरफेस एरिया को हमेशा मिनिमम करना चाहता है, खींच कर रखना चाहता है। तो जो इसमें फोर्स लगेगा वो हमेशा इधर इनवर्ड्स ऐसे, ठीक है। यहाँ पर फोर्स इस तरह से लग रहा है, इसको खींच रहा है, तो ये डिस्प्लेस हो जाएगा RS से लेकर R' तक। और यहाँ जो सरफेस टेंशन लग रहा है 2T। अब 2T मैंने क्यों लिखा, ध्यान से समझिए। इस सोप फिल्म का दो सरफेस है, एक अपर एक लोअर, इसीलिए यहाँ पर फैक्टर 2 को लगाया गया है, 2 गुना, एक ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। फिगर देखिए, एक PQRS हमने लिया है रेक्टेंगुलर फ्रेम, ठीक, उसका एक लेंथ हमने L ले लिया। जो ये साइड है ये मूव कर सकता है, ये RS है तो मूव करके हो जाएगा R' S' तक थोड़ी देर में जब फोर्स लगेगा इसमें। इसका लेंथ हम लोगों ने ले लिया L। हेयर PQRS फ्रेम ऑफ वायर, PQRS रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर है। RS जो साइड है, ए साइड विच कैन स्लाइड, एक साइड जो स्लाइड कर सकता है, मूव कर सकता है। वो दूसरी तरफ अभी मैंने बताया इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को हम लोगों ने डिप्ड किया है सोप सॉल्यूशन में। व्हेन दिस रेक्टेंगुलर फ्रेम इज डिप्ड इन ए सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन मतलब हमने पानी लिया, उसमें कुछ डिटर्जेंट को डाल दिया, साबुन को डाल दिया, तो सोप सॉल्यूशन बन गया। उसी में इसको डिप किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेक्टेंगुलर फ्रेम में एक फिल्म डेवलप हो जाए, सोप फिल्म डेवलप हो जाए। सो ए सोप फिल्म प्रोड्यूस्ड, जब रेक्टेंगुलर फ्रेम को डिप किया जाता है सोप सॉल्यूशन में, तब एक सोप फिल्म प्रोड्यूस हो जाती है उस फ्रेम PQRS में। और अब जैसा मैंने बताया कि इस फ्रेम के चारों साइड क्या करना शुरू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे, सिकुड़ना शुरू करेंगे ड्यू टू सरफेस टेंशन। ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्रेम tends to contract due to surface tension। ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा और अपोजिट साइड की तरफ, जैसे ये साइड इधर कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, अपोजिट साइड्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर द लेंथ ऑफ साइड RS इज L। इस RS साइड का लेंथ हमने L कंसीडर कर लिया है। सो
फोर्स एक्टिंग ऑन द साइड आर एस ड्यू टू सरफेस टेंशन इज गिवन बाय, देखिए चूँकि मैंने आपको बताया है सरफेस टेंशन T इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू T इंटू एल फोर्स। तो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो 2 इंटू टी इंटू एल होगा। 2 इसलिए क्योंकि अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर दो फेस हैं, एक अपर फेस एक लोअर फेस, दोनों का सरफेस टेंशन के लिए हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा है। हेयर फैक्टर 2 indicates that soap film has 2 surface। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि हमने जो फोर्स का वैल्यू निकाला है वो है 2 इंटू टी इंटू एल, क्योंकि सोप फिल्म के 2 सरफेस यहाँ पर है, एक अपर और एक लोअर। अब हमने एक फोर्स कंसीडर किया है जो कि आर एस साइड पर लग रहा है, जिसके कारण ये जो आर एस साइड है डिस्प्लेस हो गया आर डैश एस डैश के पास। ठीक है, अब जब डिस्प्लेस हुआ तो कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी को कवर किया होगा। यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस को x या डेल्टा x कुछ भी मान सकते हैं। वी कंसीडर ए फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द साइड आर एस। आर एस पर हमने एक फोर्स अप्लाइड किया सो दैट द साइड आर एस इज डिस्प्लेस्ड टू आर डैश एस डैश। आर डैश एस डैश तक वो साइड पहुंच गया डिस्प्लेस होकर। और अभी मैंने आपको बोला कि इसका जो डिस्टेंस है हम लोग कुछ मान सकते हैं। हेयर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई x। L हो गया लेंथ, ये हो गया x डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इतना दूर का एरिया निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी, यानी L इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, एरिया जितना इंक्रीज करेगा वो L इंटू एक्स के बराबर होगा। अब यहाँ हमने देखा कि फोर्स लगा और फोर्स लगने के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आप पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में कि कहीं किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगता है और उसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है तो वर्क डन होता है। वी नो, हम लोग जानते हैं वर्क डन इज गिवन बाय W बराबर F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे F फोर्स हो गया और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट x है, तो F इंटू एक्स यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा W बराबर F इंटू एक्स। एफ का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, थोड़ी देर पहले बताया था हमने आपको, T बराबर F बाई एल, तो F इक्वल टू T इंटू एल। और चूंकि यहाँ पर दो फेस हैं तो 2T इंटू एल होगा। अब इसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं तो लिखेंगे W बराबर 2T इंटू एल इंटू एक्स, ये हो जाएगा वर्क डन 2TL इंटू एक्स। अब यही जो वर्क डन है ये स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। हमने शुरू में वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि हम लोग जो वर्क करते हैं वो वर्क स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी PE। तो हम लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द फिल्म, उस फिल्म का पोटेंशियल एनर्जी। ऑल्सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया इज गिवन बाय, इतना दूर का एरिया इंक्रीज हो गया तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है L इंटू बी, ए बराबर L इंटू बी, तो L की जगह L और B हमने क्या माना, ब्रेथ X मान लिया। अब चूंकि यहाँ पर दो फिल्म है इसलिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, दो सरफेस हैं, एक अपर और एक नीचे का लोअर, तो एरिया निकल गया L इंटू एक्स इंटू 2।
हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया है। अब हम अगर सरफेस एनर्जी निकालना चाहें तो फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बताया था कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। Now surface energy is given by बराबर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। तो पोटेंशियल एनर्जी यही है 2TL इंटू एक्स, एरिया है L इंटू एक्स इंटू 2। अब देखिए L से L कैंसिल आउट, X से X कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या P। इधर आया सरफेस एनर्जी, मतलब ये जो सरफेस एनर्जी है न्यूमेरिकली इक्वल आ गया सरफेस टेंशन का। तो अंत में हम निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं, सो वी सी दैट, हम लोगों ने देखा, हम लोग देखते हैं कि सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द सरफेस टेंशन। ये हमारा रिजल्ट आ गया फाइनल कि सरफेस एनर्जी है वो न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस टेंशन का। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड के इंटीरियर पोर्शन में रहते हैं और उनमें एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होते रहता है। तो मॉलिक्यूल्स को ऊपर ले जाने के लिए, अपर पार्ट में ले जाने के लिए हमें अगेंस्ट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क डन करना पड़ता है। वही वर्क डन स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। और सरफेस एनर्जी को हम डिफाइन कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब हम लोगों ने रिलेशनशिप फाइंड किया सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में। तो फाइनली हमारा रिलेशनशिप क्या आया, हमने देखा कि सरफेस एनर्जी जो है न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस टेंशन का। तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब किसी लिक्विड को किसी कंटेनर में रखा जाता है तो लिक्विड का सरफेस कर्व हो जाता है और वहाँ पर सरफेस और लिक्विड के बीच एक एंगल बनता है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।